ओके, सो दिस इज आवर लास्ट क्लास फाइल। पिछली क्लास में हमारी जो फाइल थी ये वो वाली है, राइट? नाउ if I talk about averages, so formulas, I think जो लोगों ने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया था उन लोगों ने भी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू किया होगा, ठीक है? जिन लोगों ने भी, आई होप आई विल जस्ट डू अ क्विक रिवीजन फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले एवरेज क्या होता है? सो इट्स अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेनली फॉर्मूला हमें क्या याद रहता है एवरेजेस का? तो इट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, है ना? जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अच्छा सो ये एवरेज का ये चीज तो सबको पता रहता है, ठीक है? फिर हमने क्वेश्चन लिया था और इसके बाद हमने डिस्कस किया था डेविएशन मेथड, राइट? तो डेविएशन मेथड पे चलते हैं। ओके, सो डेविएशन मेथड के ऊपर हमने बात किया था। चलो एनीवेज, डेविएशन मेथड का आज की क्लास में ऐसा कोई यूज नहीं होने वाला, ठीक है? डेविएशन मेथड का आज की क्लास में ऐसा कोई यूज नहीं होने वाला। आज हम नए ट्रिक्स देखेंगे। तो इसका कहने के लिए डेविएशन मेथड से कोई खास लेना देना नहीं है। तो एक बार क्यों ना हम फिर होमवर्क पे डिस्कशन कर लें, ठीक है? एक बार हम लोग जल्दी से होमवर्क का डिस्कशन कर लेते हैं। सॉल्व किया था आप लोगों ने ये? ओके, अच्छा, कितने लोगों को एक बार हैंड रेस करना, सिर्फ आप में से कितने लोग होमवर्क नहीं कर पाए हो? मुझे एक आइडिया चाहिए सो दैट मैं फिर इसका डिस्कशन अभी करूं या क्लास के एंड में करूं। आप में से कितने लोग हो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है? प्लीज रेज योर हैंड। देखो, अगर मैं ज्यादातर लोग निकल कर आएंगे तो फिर मैं इसका डिस्कशन लास्ट के लिए छोड़ दूंगा, क्लास के एंड में डिस्कस करूंगा, जहां पे फिर वो लोग लीव कर सकेंगे, ठीक है? सो वी हैव अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ, ठीक है? तो एक काम करते हैं, आप में से जितने लोगों ने होमवर्क किया है, यू डोंट हैव टू वरी। लगभग 4 से 4:15 के बीच में हम लोग होमवर्क डिस्कशन पे आ जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 4 बजे हम इस क्लास को एंड करेंगे एंड देन फ्रॉम 4 to 4:15 आई विल डिस्कस द सॉल्यूशन। ओके, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, 15 मिनट्स के अंदर डिस्कशन हो जाएगा। तो क्यों ना फिर हम आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट। जस्ट गिव मी अ मिनट, अगला वाला फाइल ओपन कर लेता हूं।
आज जो हम ट्रिक देखने वाले हैं ना स्टूडेंट्स, अब ये ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक होगा, स्पेशली आपके टाइम को बचाने के लिए। नॉर्मल फॉर्मूला से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन हम अपने टाइम को बचाने के लिए इस ट्रिक का यूज करेंगे। Anurag, okay, we'll provide the recordings once again, okay? शिखर, that will वो normal classes में होंगी। ये जो शिखर हमें क्लासेस प्रोवाइड करे ना, दिस आर मेनली एनटीएससी स्पेसिफिक, उसमें भी मैथ स्पेसिफिक, ठीक है, मैथ स्पेसिफिक। अब जैसे मैथ्स हो गया, तो जब मैथ्स में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे हम चैप्टर के एनटीएससी वाले क्वेश्चंस बाद में डिस्कस करेंगे। Okay, so I'm done. Now I can start. Okay. क्या आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? ये स्क्रीन पे दिख रहा है? Right. Okay. So the next simple सा सवाल पूछ रहा हूँ। We are going to learn the concept of combined average. Okay. Combined average का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। मान लो कि आपके क्लास 10th में 2 सेक्शंस है, ठीक है? क्लास 10th में 2 सेक्शंस है। एक सेक्शन है जिसका एवरेज है 0 और एक सेक्शन है जिसका एवरेज है 100। क्लास 10 में 2 सेक्शंस है, एक सेक्शन का एवरेज है 0 और एक सेक्शन का एवरेज है 100। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फिर दोनों क्लासेस का कंबाइंड एवरेज क्या होगा, क्या आपका आंसर 50 है? और अगर आपका आंसर 50 के अलावा है तो चैट बॉक्स में बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है। वी हैव 2 क्लासेस। मान लो कि क्लास 10th के 2 सेक्शन है, ओके? एक बॉयज का सेक्शन है, गर्ल्स का सेक्शन है। बॉयज का एवरेज स्कोर आया है 0 और गर्ल्स का एवरेज स्कोर आया 100। तो अगर मैं ओवरऑल एवरेज निकालू, कंबाइंड एवरेज निकालू, तो क्या ये 50 होगा? चैट में रिप्लाई कीजिए एवरीवन। बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा जा रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जितना लोग यस कर रहे हैं, आकाश, पिंकी, दिव्यांशु, समेत, शुभम, अमन, तरन, अखिलेश, आंसर इज नॉट 50। कंगना, आंसर 50 नहीं है, 50 नहीं है, 50 नहीं है। चलो मैं आप अगला चीज बता रहा हूं, आपको 50 नहीं है, फिर क्या होगा? इफ इट इज नॉट 50 फिर क्या होगा? नाउ यू आर गेटिंग द कंफ्यूजन ना, यू आर गेटिंग द कंफ्यूजन। अच्छा देखो, ये देखो यहाँ पे मैंने सिचुएशन लिखा हुआ है, ठीक है? क्लास ए का एवरेज को मैंने नाम दिया हुआ है, सॉरी, क्लास एज का एवरेज 0 दिया हुआ है क्वेश्चन ने, क्लास बी का एवरेज 100 दिया हुआ है। तो मैंने क्लास ए के एवरेज को ए और नीचे स्मॉल ए लिखा हुआ है, कैपिटल वो बड़ा वाला ए इज फॉर एवरेज एंड स्मॉल ए जो लिखा हुआ क्लास के लिए। सिमिलरली ए बी जो लिखा हुआ है क्लास बी का एवरेज है। तो कंबाइंड एवरेज का मतलब क्या होता है? कंबाइंड एवरेज इज मतलब टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, है ना? कंबाइंड एवरेज का फंडा क्या लगाओगे? अगर जैसे कि हम यहीं पे बात करें, इस क्लास में, अच्छा द आंसर इज नो, द आंसर इज नो बिकॉज आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अभी नहीं पता। उसका मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, अगर पहले क्लास में n a स्टूडेंट्स हैं, इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। पहले क्लास में अगर n a स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज है a a, ये तो वही चीज हो गया कि अगर क्लास में 10 स्टूडेंट है
क्लास में 10 स्टूडेंट है और उन लोगों ने कोई टेस्ट में एवरेज स्कोर किया है 30 का। ओके, एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और उन्होंने एवरेज स्कोर किया है 30 का, तो बताइए तो उस क्लास का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? उस क्लास का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करते रहिएगा। यस अपूर्वा, दिव्यांशु, शुभम सही है, पिंकी गलत, निहारिका गलत, अंशु सही है, अदिति गलत, कंगना करेक्ट। गाइस एवरेज क्या होता है? ये तो फिर वही बात होगी कि एवरेज पे डाउट आ रहा है अभी। एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, या सम कह सकते हो, सम ऑफ ऑल द टर्म्स, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। होता है कि नहीं? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है हमारा एवरेज। तो अगर आप क्वेश्चन के मुताबिक हमें एवरेज की वैल्यू दे दी गई है 30, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा एवरेज कितना होगा, 30 है एवरेज, तो 30 यहां पे रखोगे। सम तो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उसको सम रहने दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 10, तो यहां से मेरा सम कितना निकल कर आ जाएगा? यहां से मेरा सम निकल कर आ जाएगा 30 इंटू 10 विच इज 300, राइट? सम निकल कर आ जाएगा 30 इंटू 10 विच इज 300। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने क्या सिचुएशन बनाया, प्लीज लुक। मैंने बोला है कि ये जो मेरा क्लास है ना, क्लास ए, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम नाम दे देते हैं NA, इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम नाम दे देते हैं NA, और ये जो सेकेंड क्लास है इसके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम नाम दे देते हैं NB का, NB का। तो क्लास ए में NA स्टूडेंट्स है, क्लास बी में NB स्टूडेंट्स है, क्लास ए का एवरेज AA है, क्लास बी का एवरेज AB है। तो अगर मैं कंबाइंड एवरेज देखूंगा तो गाइस, अगर एवरेज का फॉर्मूला टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है, तो कंबाइंड एवरेज भी तो वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाला। बस आप क्या करोगे, दोनों क्लासेस के टोटल सम को ऐड करोगे। मान लो कि क्लास ए का टोटल सम था 300, क्लास बी का टोटल सम था 400, तो आप 300 प्लस 400 क्या हो जाएगा, कंबाइंड सम बनकर आएगा। 300 प्लस 400 700 हमारा कंबाइंड सम बनकर आएगा, और डिनोमिनेटर में लिखोगे NA प्लस NB। NA प्लस NB मतलब दोनों क्लास के स्टूडेंट्स का नंबर को ऐड करोगे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? टेल मी, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अनुराग, आन्या, फराज, कोई दिक्कत यहां पे? कंबाइंड एवरेज वाले में कोई प्रॉब्लम? ग्रेट। शिखर, कभी कभार शिखर आप हमेशा की तरह अनएक्सपेक्टेड सवाल पूछते हो। आप ये देखो कि अगर मैं एवरेज को A नाम दूं, सम को S नाम दूं और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को N नाम दूं, तो आपका सम क्या निकल कर आएगा? आपका सम A इंटू N निकल कर आएगा। A आपका एवरेज हो गया, और A एवरेज हो गया, और N आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। तो यहां पे भी वही फंडा था कि हमने पहले क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई किया, प्लस दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स को, दूसरे क्लास के स्टूडेंट के नंबर को उनके एवरेज से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड कर दिया। तो ये जो न्यूमरेटर दिख रहा है आपको, ये न्यूमरेटर क्या हो गया, दिस इज द टोटल सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बोथ द क्लासेस। डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? डिनोमिनेटर में हमारे पास है NA प्लस NB। NA पहली क्लास का स्ट्रेंथ, NB दूसरी क्लास का स्ट्रेंथ, तो NA प्लस NB करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा सम ऑफ द स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है ना? अब मैंने आपको वो जो सवाल पूछा था ना, ये जो सवाल पूछा था आपसे कि अगर क्लास ए का एवरेज है 0, क्लास बी का एवरेज है 0, तो टोटल एवरेज क्या होगा? आप लोगों ने 50 आंसर दिया था। अब इसका हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि सबसे पहले मैंने 3 सिचुएशन लिया। पहला सिचुएशन देखो, मान लीजिए कि NA का वैल्यू 1 है, NB का वैल्यू 1 है, मतलब दोनों क्लास में एक एक स्टूडेंट है। अगर दोनों क्लास में एक एक स्टूडेंट है और पहले क्लास का एवरेज 0 और दूसरे क्लास का एवरेज 100, ये लेकर अगर हम कैलकुलेट करते हैं कंबाइंड एवरेज,
ये लेकर इस फॉर्मूला में अगर हम कंबाइंड एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें वैल्यू आ रही है 50। तो आप लोगों का जब आंसर सही आया था 50 आया था, बट वहां पे सिचुएशन क्या हुआ, सिचुएशन कहीं ना कहीं ये दिखा कि एन ए इज इक्वल टू एन बी। ठीक है, सिचुएशन क्या बन रहा था, एन ए इज इक्वल टू एन बी। सेकेंड सिचुएशन देखो, सेकेंड केस, व्हेन एन बी इज इक्वल टू 1 एन ए इज इक्वल टू 3। तो पहले क्लास में बच्चे हैं 3, दूसरी क्लास में बच्चे हैं 1। इंपॉर्टेंटली यहां से हमको ये देखना है कि नाउ माई एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। पहले क्लास में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो दूसरे क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से ज्यादा है। अब अगर आप एवरेज कैलकुलेट करते हो, अब आपका एवरेज आ रहा है 25। ठीक है, अब एवरेज आया 25। तीसरा केस देखो, when NA is equal to 1 and NB is equal to 3। पहले क्लास में मैंने बच्चों को इस बार कम कर दिया, दूसरे क्लास में मैंने बच्चों को बढ़ा दिया। तो यहाँ पे लॉजिक क्या बैठ रहा है, NA is less than NB। So now when NA is less than NB, now the combined average is coming out to be 75। सो इंपॉर्टेंटली क्या देखे स्टूडेंट्स हम लोग कि एक सिचुएशन में 50 था, 50 मेरा 100 और 100, जो पहले क्लास का एवरेज था 100, दूसरे क्लास का एवरेज था 100, उसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट था 50। सेकेंड सिचुएशन में क्या दिखा कि जब हमारे ए के स्टूडेंट्स ज्यादा थे, क्लास ए के स्टूडेंट्स ज्यादा थे, तो मेरा एवरेज किसकी तरफ ज्यादा पास था, मेरा एवरेज 0 के ज्यादा पास था। और जब मेरा थर्ड सिचुएशन देखा मैंने, when my number of students in class B is 3, जब मेरा NB का वैल्यू 3 था, NA का वैल्यू 1 था। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ जो समझाना चाहता हूं कि अब यहाँ पे वो ज्यादा स्टूडेंट है क्लास B के, क्लास B के स्टूडेंट ज्यादा थे, क्लास A के स्टूडेंट कम थे। तो मेरा अब कंबाइंड एवरेज 75। अब आप बताओ 75 किसके ज्यादा पास में, 0 के ज्यादा पास में है कि 100 के ज्यादा पास में? 75 0 के ज्यादा पास में है कि 100 के ज्यादा पास में है? 100 के ज्यादा पास में है, राइट। अच्छा, कुछ लोग सवाल पूछे, मिस्टी सवाल पूछे, सर यहाँ 3 के अलावा और कोई नंबर ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल ट्राई कर सकते हो मिस्टी, मैं तो बस 3 सिचुएशन ले रहा था। एक सिचुएशन जहां पे दोनों क्लास के बच्चे सेम है, एक सिचुएशन जहां पे पहला क्लास में ज्यादा है, और एक सिचुएशन जिसमें दूसरा क्लास में नंबर ऑफ बच्चा ज्यादा है। ठीक है, तो ये बस आपको ये समझाने के लिए कि सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, वी कैनॉट डिटरमाइन द एवरेज विदाउट नोइंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। तो हम कंबाइंड एवरेज के बारे में तब तक कमेंट नहीं कर सकते जब तक हमको दोनों क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाए, पहली चीज। तो जितने लोगों ने यहाँ पे 50 आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, वो क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता नहीं था, तो कंबाइंड एवरेज निकालना पॉसिबल नहीं था। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द कंबाइंड एवरेज डिपेंड्स ऑन द। तो फाइनली हमने यहां से क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो कंबाइंड एवरेज आ रहा है, ये कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड कर रहा है और एवरेज पे भी डिपेंड कर रहा है, क्लास के एवरेज पे भी और क्लास के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी एवरेज कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक और छोटी सी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये भी हो जाती है कि जब उस क्लास के बच्चे ज्यादा है जहां पे एवरेज कम था, तो ओवरऑल एवरेज भी उनके ज्यादा पास में होता है। जैसे कि अगर आप देखोगे सेकेंड सिचुएशन की अगर हम बात करें, ये देखिए स्टूडेंट, अगर हम सेकेंड सिचुएशन की बात करें तो सेकेंड सिचुएशन में एक क्लास का एवरेज था 0, दूसरे क्लास का एवरेज था 100। ठीक है, एक क्लास का एवरेज था 0, दूसरे क्लास का एवरेज था 100, और हमारा ओवरऑल एवरेज कितना आ रहा था, 25। हमारा ओवरऑल एवरेज आ रहा था 25। ये 25 किसके ज्यादा पास में है, तो 0 के ज्यादा पास में। लेकिन ये कब हुआ, ये तब हुआ जब हमारे जब हमारे जब हमारे पहले क्लास के स्टूडेंट्स दूसरे क्लास के स्टूडेंट से ज्यादा निकल कर आए। जब हमारे पहले क्लास के स्टूडेंट्स, मतलब ये कह सकते हो कि वजन, वेटेड एवरेज क्यों बोल रहा हूं, वजन, जब उस क्लास के बच्चे ज्यादा आ जाएंगे जहां पे क्लास का परफॉर्मेंस खराब था, तो उसके कारण पूरा ओवरऑल एवरेज में क्या होगा, ओवरऑल एवरेज भी गिर जाएगा। लॉजिकल बात है, ओवरऑल एवरेज भी गिर जाएगा। सिंपल सा हिसाब रखो कि अगर हमने 4 लोगों की टीम बनाई, 4 लोगों में से 3 नालायक है, 1 ठीक है, तो उसके कारण ओवरऑल एवरेज क्या होगा, नालायक की तरफ जाएगा। ये भावना तो आराम से समझ गए होंगे। यहाँ पे सिमिलरली थर्ड केस में क्या है
एवरेज आया 75, एवरेज आया 75 इसके ज्यादा पास में। अब ये 100 के ज्यादा पास में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर आप इस सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ पे हमारे जो बी में जो स्टूडेंट्स थे वो मैंने इस बार ज्यादा रखे। बी में हमारे क्लास का एवरेज था 100, ज्यादा आया था एवरेज। तो बी में क्योंकि एवरेज ज्यादा आया था और हमने उसी क्लास के बच्चे ज्यादा रखे थे एज कंपेयर टू फर्स्ट क्लास, इसी के कारण जो पूरा एवरेज है ना क्लास का कंबाइंड एवरेज, वो कंबाइंड एवरेज कहीं ना कहीं 100 की तरफ ज्यादा जा रहा था। ठीक है, तो यहां से एक आइडिया हमको मिल जाता है कि हमारा ओवरऑल एवरेज किसके पास होगा। ठीक है, हमारा ओवरऑल एवरेज एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कब होगा? मिड पॉइंट पे तब होगा जब आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों क्लास में सेम है, लेकिन जब किसी एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा निकल कर आएंगे तो ओवरऑल एवरेज भी उसी क्लास की वैल्यू की तरफ ज्यादा पास होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे। अब इसी को वेटेड एवरेज मेथड का नाम दिया गया है। वेटेड एवरेज मेथड क्या कहता है, पढ़िए इसको सब कोई। व्हेन वी हैव टू और मोर ग्रुप्स whose individual averages are known, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स होते हैं जिनके इंडिविजुअल एवरेजेस हमें पता है और हम उस केस में उनका कंबाइंड एवरेज निकालना चाहते हैं, हम उन सारे ग्रुप्स का कंबाइंड एवरेज निकालना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होता है? आपको टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स लिखना होता है। तो ये देखो, आप देख सकते हो a1 इंटू k1 प्लस a2 इंटू k2। a1 क्या है? पहला ग्रुप का एवरेज। k1 क्या है? पहला ग्रुप का नंबर ऑफ टर्म्स। सिमिलरली a2 क्या है? सेकेंड ग्रुप का एवरेज। k2 क्या है? सेकेंड ग्रुप के नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब हम a1 इंटू k1 कर रहे हैं तो हमने पहले ग्रुप के एवरेज को उसके नंबर ऑफ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो सम आया वो सम क्या होगा? उस सम को हम बोलेंगे पहले क्लास का सम। सिमिलरली हमने a2 इंटू k2 जब किया है, a2 हमारा सेकेंड क्लास का एवरेज है, k2 हमारे सेकेंड क्लास के नंबर ऑफ टर्म्स है। सो जब हम a2 इंटू k2 कर रहे हैं तो उसके कारण क्या हो रहा है? हमारा सेकेंड क्लास का सम निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने हर एक क्लास का सम निकालकर उनको जब ऐड किया तो न्यूमरेटर में हमारे पास आएगा a1 k1 प्लस a2 k2 प्लस a3 k3, ऐसे चलते चलते an kn तक चलेगा। इससे हमारे को उस पूरे सारे जितने भी ग्रुप थे ना, उन सारे ग्रुप्स का टोटल सम निकल कर आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में क्या लिखना होता है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो पहला ग्रुप में k1 था, दूसरा ग्रुप में k2 एलिमेंट था, तीसरा ग्रुप में k3 था, ऐसे करते करते nth ग्रुप में kn एलिमेंट था। तो इसलिए हम डिनोमिनेटर में k1 प्लस k2 प्लस k3 कर करके kn तक लिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में? एक सवाल से आई थिंक ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा ना। तो एक बार इस सवाल को सॉल्व कीजिए, एक बार आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए। यस दिव्यांशु, यू कैन। एक बार इस सवाल को सॉल्व कीजिए एवरीवन। मैं एक पोल शुरू करता हूं, फिर आप उस पोल पे आंसर मार्क करना। ओके, सो आई बिलीव एवरीवन इज एबल टू गेट द आंसर। तो एक पोल शुरू कर रहा हूं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आपको जो भी सही लगता है वो मार्क करना है। मैं एग्जैक्टली 30 सेकेंड्स का टाइम दूंगा, 30 सेकेंड के बाद पोल एंड कर दूंगा। जो भी आपका सही आंसर लगा है आपके हिसाब से आप उसे मार्क कीजिए। अनुराग, ये रहा। तो गाइस, मैं अगले 10 सेकंड के अंदर पोल को एंड कर दूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि कितने लोगों ने कौन से ऑप्शन मार्क किए हुए हैं। ओके, सो एंडिंग द पोल। पोल के रिजल्ट्स एक बार आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अभी क्लास में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। 60 पार्टिसिपेंट में से 18 लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है,
10 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 4 ने ऑप्शन ए मार्क किया और 3 ने ऑप्शन डी मार्क किया। ओके, तो चलिए अब इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो गाइस क्वेश्चन क्या रहा है, देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन क्लास ए हुज एवरेज इज 30 kg। तो हमारा क्लास ए में, क्लास ए के अंदर कितने बच्चे निकले, 36 स्टूडेंट्स निकल कर आए हैं और उन 36 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, तो उनका एवरेज है 30 का। ये पहला इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर कट है। सेकेंडली क्लास बी है, उसके अंदर हमारे पास 24 स्टूडेंट है और उन 24 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, सो उन 24 स्टूडेंट्स का एवरेज है 40 का, राइट। पहला 36 स्टूडेंट्स का एवरेज है 30, अगले 24 स्टूडेंट का एवरेज है 40 का। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, कंबाइंड एवरेज। तो कंबाइंड एवरेज अगर हमें लगाना है तो अभी आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो हम यहाँ पे अगर टोटल सम करते हैं तो पहले क्लास में 36 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 30, तो 36 इंटू 30 करेंगे तो क्या आएगा, पहले क्लास का सम निकल कर आएगा। दूसरी क्लास में 24 बच्चे हैं और उनका एवरेज है 40, तो वहां पे क्या होगा, 24 इंटू 40 24 इंटू 40 करोगे तो दूसरे क्लास का सम आ जाएगा। पहला क्लास प्लस दूसरा क्लास करना था इसलिए एडिशन लगाया है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे। तो पहले क्लास में 36 थे, अगले क्लास में 24 थे, तो 36 प्लस 24 यहाँ पे आ गया, राइट। अब इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 36 इंटू 3 इज 108, तो 1080 आएगा। 24 इंटू 4 इज 96, तो 960 आएगा। नीचे ये 60 हो गया। अब ऊपर फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या बनकर आई है, तो वैल्यू बनकर आई है 2040, राइट। यस 2040 अपॉन 60। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 6 से क्या ये पूरा कैंसिल होता है, यस कैंसिल होता है। 6 3 18, 24, 6 4 24। So the answer is 34। आंसर कितना आया, 34 आ गया, ठीक है। So the answer of this question is 34 which is option C। तो 18 लोगों ने जो मार्क किया था वो सही था। अब ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, ये तो आई थिंक ये समझ में आया। किसी को दिक्कत है एक बार प्लीज हैंड रेस करें, अगर कहीं पे दिक्कत हुई है तो हैंड रेस करो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। या कोई पर्टिकुलर स्टेप में भी प्रॉब्लम हो रहा है तो बता सकते हो। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़ते हैं आगे फिर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने डाल रखा हुआ था। नेक्स्ट, अब ये मेथड जो है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ लिए तो चांसेस है कि आप इन क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर भी कर सकते हो, राइट, बिना पेन और पेपर के। और यही टेक्निक एनटीएससी में एवरेजेस के लिए यूज किया जाता है। और आगे जब लोग मतलब सरकारी एग्जाम की तैयारी करते हैं, बैंक वगैरह की तैयारी करते हैं, वहां पे भी एवरेजेस में फिर इस कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। बिकॉज अल्टीमेटली ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनते हैं। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना अगले 5-6 मिनट तक। आई विल एक्सप्लेन। कह रहा है द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट the weight in the balance is inversely proportional to the distance of the pivot। pivot मतलब मिड पॉइंट समझ लो। और ये कह रहा है कि जो वेइंग मशीन होती है ना, तराजू जो होती है, तराजू में क्या होता है कि दोनों चीजें बराबर डिस्टेंस पे होती है, राइट, दोनों चीजें बराबर डिस्टेंस पे होती है। लेकिन अगर आपने एक साइड में, मान लो कि आपने अभी फिलहाल तराजू में दोनों जगह लेट से 5-5 किलो का सामान रखा हुआ है, ठीक है, तो आपका तराजू का कांटा एकदम स्ट्रेट होगा। लेकिन अगर आपने लेफ्ट वाले पे वजन बढ़ा दिया, आपने लेफ्ट वाले पे वजन बढ़ा दिया, तो तराजू का कांटा भी लेफ्ट की तरफ आ जाता है, राइट, तराजू का कांटा भी लेफ्ट की तरफ आ जाता है। वही लॉजिक हम यहाँ पे लगाएंगे एवरेज को सॉल्व करने के दौरान। जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि अगर हमारे पास उस क्लास के बच्चे ज्यादा है जहां पे स्कोर कम आया था, तो उसके कारण पूरा क्लास का एवरेज भी उसकी तरफ लुढ़क जाएगा। एंड सिमिलरली अगर हमने ओवरऑल एवरेज निकाल रहे हैं जहां पे हमारे पास अच्छे क्लास के बच्चे ज्यादा है, तो उसके कारण कंबाइंड एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बड़ी वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, राइट। सो अगर आप इस बैलेंस को देखोगे, ये रिप्रेजेंटेशन को हमको समझना पड़ेगा। ये रिप्रेजेंटेशन को हम फॉलो करते क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। आप क्या कीजिएगा, अभी स्टार्टिंग के लिए
एक कॉपी में हम लाइन बनाते हैं, लाइन बना के एक साइड में हम लिखेंगे WA, नीचे लिखेंगे एवरेज A, राइट साइड में लिखेंगे WB, नीचे लिखेंगे एवरेज B। W का मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। ये जो W दिख रहा है ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ A है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन B है। तो कहने के लिए एक साइड में हमने ऊपर एवरेज लिखा है, ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है, नीचे एवरेज लिखा है, दूसरे साइड में ऊपर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे, नीचे एवरेज लिखे, लेकिन दूसरी क्लास का। और ये बीच में क्या है, तो ये इनका कंबाइंड एवरेज है। बीच में ये क्या है, तो ये इन दोनों का कंबाइंड एवरेज होगा। ओके, मैं एक प्रॉपर क्वेश्चन करके समझाऊंगा ताकि आपको ये चीज समझ में आएगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो, अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। देयर आर 36 स्टूडेंट्स इन क्लास A जिनका एवरेज है 30 एंड 24 स्टूडेंट्स इन क्लास B जिनका एवरेज है 40। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जो अभी आपने सॉल्व किया। आपको ऑलरेडी इसका आंसर पता है कि इसका आंसर कितना होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है 34। सो आपका स्टेप क्या होगा, आपने देखो रिप्रेजेंटेशन फॉलो करोगे। ये क्या है हमारा, दिस इज माई NA, दिस इज माई NB, this is my average of first class and this is my average of second class। अच्छा गाइस, हमारे पास अभी कंबाइंड एवरेज तो है नहीं, हमें कंबाइंड एवरेज निकालना है, तो ये बीच वाली वैल्यू फिलहाल हमें निकालनी है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा स्टेप 1 क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ A एंड B। A और B का जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसका रेशियो निकालिए। A और B के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी है उसका रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे होगे, आप कैलकुलेट कर रहे होगे NA अपॉन NB। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है पहला क्लास में 36, अगले में है 24, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 36 अपॉन 24 कितना हो जाएगा, 3:2, बिकॉज 12 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वो जो भी रेशियो निकल कर आया स्टूडेंट, उस रेशियो को हमने यहाँ पे लिख दिया। कहाँ पे लिख दिया, नंबर वाले साइड में लिख दिया, क्योंकि हमने क्या रेशियो निकाला है, हमने नंबर का रेशियो निकाला है, तो हमने नंबर वाले साइड में लिख दिया। ऊपर वाले साइड में नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहीं पे हमने लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप कहता है कि जो भी आपका नंबर का रेशियो आया है उसको पलट के नीचे लिख दीजिए, इनवर्स द वेट्स टू गेट द डिस्टेंस रेशियो। तो आपके जो भी ऊपर वेट आए थे ना, जो भी मतलब वेट का रेशियो आया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो आया था, उसको पलट के नीचे लिख दीजिएगा। नीचे कहां पे, एवरेज वाले साइड में लिख दीजिएगा। और इसके बाद स्टेप 3 कह रहा है कि स्प्लिट द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेजेस इन द रेशियो 2:3। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ गैप कितना है, 30 से 40 के बीच में, 30 से 40 के बीच में। देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है, ये 36 आपको कह रहा है कि 30 और 40 के बीच में आपको जो गैप चाहिए, आपको उस गैप को 2:3 में ब्रेक करना है, आपको उसको 2:3 में ब्रेक करना है। ये हमारा स्टेप 3 है। तो यहाँ लिखा हुआ है, कैसे करोगे, हियर द डिस्टेंस फ्रॉम 30 to 40 इज 10। 30 से 40 के बीच का डिस्टेंस है 10 का। सो 10 जो है, वो जो गैप आया है, उसी गैप को आप 2:3 में ब्रेक करोगे। अब आई थिंक कि सारे स्टूडेंट्स रेशियोज वगैरह तो विदाउट पेन एंड पेपर मुंह जबानी कर लेते हो। तो 10 को अगर 2:3 में ब्रेक करना है तो वो क्या बन जाएगा, 4 और 6 बन जाएगा। गैप को अगर 2:3 में करना है तो क्या बन जाएगा, 4 और 6 बन जाएगा। आई थिंक कुछ लोगों को यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करने में दिक्कत हो रहा है। तो चलो मैं आपको रेशियो को, अभी रेशियो तो मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, मैं रेशियो या परसेंटेज शुरू करता, बट एक छोटा सा टेक्निक बताता हूँ। अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सवाल है, ठीक है, कि डिवाइड करना है 10 इन द रेशियो 2:, डिवाइड करना है 10 को इन द रेशियो 2:3। तो हम यहाँ पे, आपने देखा होगा कि सॉल्यूशन में जनरली क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन में जनरली बोला जाता है कि आपका जो फर्स्ट पार्ट होगा, सो जो फर्स्ट पार्ट होगा दैट विल बी 2/2 + 3 × 10, और हमारा जो सेकेंड पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट हो जाएगा 3/2 + 3 × 10, राइट। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, पहला रेशियो नंबर अपॉन
दोनों का एडिशन इंटू 10, और दूसरे वाले में होगा 3/2 + 3 × 10। अब नीचे 2 + 3 अपना कितना बन रहा है, ये है 5, तो 5 10 को कैंसिल करेगा, 2 बचाएगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा। तो फाइनली आपके पास कितना आया, 4 आया और 6 आया। तो ये तो हम लोग बचपन में इस तरीके से रेशियो को कैलकुलेट करते थे। ठीक है, पहला पार्ट है 4, मतलब 10 रुपए को अगर 2 भागों में डिवाइड करना है 2:3 में, तो पहला भाग बनेगा 4 रुपए का, दूसरा पार्ट बनेगा 6 रुपए का। अब अगर आप मान लो कि ये नहीं करना चाहते, अब बिना पेन और पेपर के कैलकुलेट करना चाहते हो, तो आपका दूसरा अप्रोच क्या हो सकता था? तो हमारा सेकंड अप्रोच यहां पे हो जाता, आपको क्या करना है, रेशियोज में डिवाइड करना है। तो आप क्या कीजिए, आप इसको ऐसे सोच लो, आप इसको ऐसे सोचो मन में कि 10 को हमको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 10 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप क्या कीजिए, रेशियो को ऐड कीजिए, सबसे पहले रेशियो को ऐड कीजिए। अब जब रेशियो को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 2 + 3 5। तो आप इसको ना अपने मन में, मैं भी जैसे अगर आप मेरे को कोई रेशियो दोगे डिवाइड करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले वो रेशियो में जितने नंबर है उन सबको जोड़ देता हूँ। तो मैं अपने मन में अब इसको ऐसा बनाऊंगा कि जो 10 है उसको मुझे 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 10 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब आप ही बताओ कि अगर 10 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 10 को अगर 5 बराबर पार्टों में डिवाइड करोगे तो हर सबकी वैल्यू कितनी होने वाली है? बहुत लोगों ने मैसेज किया, बहुत अच्छी बात है, 2, राइट। हर पार्ट की वैल्यू आएगी 2। तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं ना कि अगर हमने 10 को 5 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और उसमें से हमको 2:3 में डिवाइड करके देना है किसी को, तो हर पार्ट का वैल्यू अगर 2 आया तो एक बंदे को 2 पार्ट दे देंगे, एक बंदे को 3 पार्ट दे देंगे। तो जब आप एक पहले बंदे को 2 पार्ट दोगे तो वो उसको कितना रुपया चला जाएगा? हर पार्ट का वैल्यू है 2 रुपए का, तो अगर आपने उसको 2 पार्ट दे दिया तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 रुपए वहां निकल गए। और अगर आपने दूसरे बंदे को 3 पार्ट दे दिया, हर पार्ट 2 रुपए का था, तो उसको 3 × 2 6 रुपए वहां पे निकल गए। तो क्या ये डिवीजन हम कर पा रहे हैं बिना कुछ लिखे हुए? ये डिवीजन कर पा रहे हैं ना बिना कुछ लिखे हुए, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये तभी हाथ में बनेगा जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए मैं और आसान आसान क्वेश्चन दे रहा हूं, बिकॉज अभी हमको लॉजिक समझना है। तो डिवाइड 18 in the ratio, डिवाइड 18 in the ratio 1:2:3। अब सोचिए कि मेरे को 18 को डिवाइड करना है 1:2:3 में। अब कितना आसान है, आपको सबसे पहले क्या करना है, रेशियो को ऐड कर लो। रेशियो को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 1 + 2 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो कहीं ना कहीं 18 को फिर हम क्या करने वाले हैं, 18 को हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 18 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और अगर आप 18 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 18/6। हर पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 18/6, राइट। तो 18/6 ये आपका कितना हो गया, 3। तो 3 क्या हो गया, एक पार्ट का वैल्यू, एक पार्ट का वैल्यू हो गया। तो आपको जिसको 1 पार्ट देना था उसको 3 रुपया देना होगा, जिसको 2 पार्ट देना था उसको 2 × 3 6 रुपया देना होगा, और जिसको 3 पार्ट देना था उसको 3 × 3 9 रुपया देना पड़ेगा। तो अगर हम इस डिवीजन को देखें तो ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया। 3 + 6 + 9 अल्टीमेटली कितना बन गया स्टूडेंट, 18 बन गया। तो देख रहे हो ना, हमने 18 को सक्सेसफुली 1:2:3 में डिवाइड कर दिया। आर यू गेटिंग दिस आइडिया? कहीं पे किसी को दिक्कत है तो प्लीज हैंड रेस करें, कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है? बादल एक बार अनम्यूट करना, बादल। यस सर। कहीं पे दिक्कत? नो सर। क्लियर है एकदम? यस सर। ओके, सो एक क्वेश्चन देता हूँ स्टूडेंट, अब आप मेरे को जल्दी से चैट में आंसर कीजिएगा। टॉपिक ने हैंड रेस किया है, यस टॉपिक। सर वो 6 कहाँ से आया, मतलब 1:2 के जो 6 है वो कहाँ से आया? ये तो देखो ना कि जब हमने 1:2:3 तो 6 पार्ट में डिवाइड जब कर दिया, तो आपने 18 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 रुपए।
Yes, sir. तो अगर आपने उसको 1:2:3 में डिवाइड करने का मतलब क्या है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट हुआ ना, तो Yes, sir. इसलिए 1 पार्ट का 3 लिखा है, 2 पार्ट का 6 रुपया लिखा है, 3 पार्ट का 9 रुपया लिखा हुआ है। Yes, sir. आइडिया समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं, और अब थोड़ा सा ये वाला टेक्निक हमको नॉर्मल मेथड से थोड़ा तो टाइम हमेशा बचाएगा। चलिए, so divide 69 in the ratio 6:7:10। हर एक स्टूडेंट विदाउट पेन एंड पेपर करेगा, मन में कैलकुलेट करके चैट में आंसर भेजेगा। हर एक स्टूडेंट बिना पेन और पेपर यूज किए हुए मन में कैलकुलेट करके चैट में आंसर भेजेगा। वेरी गुड अपूर्वा। वेरी गुड रॉकी, सही है। गाइज एक सिंगल मैसेज चाहिए मुझे, ये एक सिंगल मैसेज में भेजना। बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है, नाम 60 लोग हैं यहाँ पे, 30 लोग भी अगर पटाख पटाख आंसर दे देंगे तो नाम लेना भी मुश्किल है। दिवेश सही है, शिखर गलत, रिया सही है, रॉकी सही है, अमृत करेक्ट, दिव्यांशु करेक्ट, पिंकी करेक्ट, अंशु करेक्ट, शुभम सही है, बादल सही है, शुभम कुमार X1 क्लास 10 1 का सही है। इतने सारे शुभम है यार। सक्षम करेक्ट, अदिति करेक्ट, अनुराग सही है, मिष्टी सही है, शानवी करेक्ट, कंगना थोड़ी सी गलती, कंगना और शिखर ने सेम गलती की अभी तो। नैन्सी करेक्ट, आकाश करेक्ट, सुमित करेक्ट। सो देखो, आप इसको ऐड करो, 6 + 7 + 10 को ऐड करो, कितना हो रहा है? ऐड करके 23 बन रहा है ना, 23 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं 69 को हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको 23 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। और गाइस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं आपको, जब भी आप ये एडिशन करते हो ना, हमेशा उसको डिवाइड करता है। अब देखो, जिन लोगों का बेसिक मैथ्स भी सही है वो देखेंगे कि 23 को 3 गुना करेंगे, 23 को 3 गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा 69। तो 69/23 करोगे तो वो कितना आ गया? 3 आ गया। तो हम ये कह सकते कि ये 3 क्या है? 3 रुपया क्या है? 3 रुपया मेरा एक पार्ट का वैल्यू है। 3 रुपया मेरा एक पार्ट का वैल्यू है। आ रही है बात समझ में? तो अगर 3 रुपया मेरा एक पार्ट का वैल्यू हो गया और मुझे सबसे पहला रेशियो जो मैंने डिवाइड किया वहां पे 6 पार्ट गया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 6 × 3 बनेगा। कितना हो गया? ये 18 हो गया। सेकेंड वाले हिस्से में 7 पार्ट जा रहा था, तो वहां एक्चुअल में कितना रुपया देना पड़ जाएगा? 7 × 3 21 रुपया देना पड़ जाएगा। लास्ट वाले में क्या है? 10 पार्ट्स, तो 10 × 3 30 रुपीज देना पड़ जाएगा वहां पे। आर यू गेटिंग दिस आइडिया स्टूडेंट्स? आ रहे अभी इतना समझ में आ रहा है क्या? बाकी जब मैं एवरेजेस के बाद जब रेशियोज पे आऊंगा तो एक दो और ट्रिक्स वगैरह सीखेंगे, ठीक है? एज ऑफ नाउ दिस इज क्लियर ना? अभी इसकी जरूरत इसीलिए है ताकि वो वेटेड एवरेज में आप रेशियो कैलकुलेट करने में फंसो ना। बाकी हम रेशियोज का भी प्रॉपर एक क्लास रखेंगे यार, राइट? चलिए, तो आ जाओ वापस, अब रेशियो की दुनिया से निकलकर वापस एवरेज की दुनिया में आ जाओ। तो हमने ये जो मेथड सीख रहे थे, ये वाला बैलेंस मेथड कहता हूं मैं इसको, ठीक है? नेट पे सर्च करोगे तो शायद ना मिले, ये मैं अपने कैट के टाइम पे करता था। तो ये मेथड क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आप उनका रेशियो कैलकुलेट करो और उसको ऊपर लिख दो 3:2, और जो भी रेशियो ऊपर लिखोगे उसको पलट के नीचे लिख देना। जो भी रेशियो ऊपर लिखोगे उसको पलट के नीचे लिख देना। नीचे कहां पे? ये ऊपर 3:2 है, तो देखिए नीचे मैंने 2:3 डाला है। ये वाला लाइन किसका है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाला लाइन जो था वो नंबर का था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का लाइन था। नीचे वाला लाइन कह सकते हो किसका था? एवरेज का था। तो ये स्टूडेंट जब आप रेशियो को पलट के नीचे लिखते हो ना, तो आप उसके बाद आप करते क्या हो? पलट के करते क्या हो? सो यू एक्चुअली हैव टू स्प्लिट द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेजेस। वो जो दोनों गैप थे ना 30 और 40, यहाँ पे ये वाला 30 और यहाँ पे ये वाला 40, ये जो दोनों एवरेजेस के बीच में जो गैप है, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को आपको 2:3 रेशियो में डिवाइड करना होता है। अब 30 से 40 हो गया, 30 से 40 होने का मतलब कितना? 10। गैप कितने का है? 10 का गैप है।
तो आपको कहीं ना कहीं ये 10 को 2:3 में डिवाइड करना है। इस 10 को 2:3 में डिवाइड करना है, तो आपको क्या कितना पार्ट्स मिल जाएगा? यस निहारिका, आई कैन सी योर चैट्स, आई कैन सी एवरीवन्स चैट। सो ये कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा मुझे 4 और 6। अगर मैं आप ही से पूछूं अब कि बताइए 10 को अगर हम 2:3 में डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? आपका जवाब क्या आएगा वहां पे? 4 और 6 आएगा कि नहीं आएगा? आपका जवाब वहां पे 4 और 6, राइट? तो कहीं ना कहीं आपका जो मिड पॉइंट होगा, इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि हमारा जो मिड पॉइंट है वो 30 से 4 ज्यादा है। मतलब यहां जो वैल्यू आई है ना 34, अब आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है, बड़ा आसान है। ऐसा कौन सा नंबर है जो 30 से 4 ज्यादा है लेकिन 40 से 6 कम है? 34, राइट? 34। तो इसीलिए आपको क्या लिखा गया है? द कंबाइंड एवरेज इज 30 + 4। या तो 30 में हम 4 ऐड कर देंगे, या तो 30 में हम 4 ऐड कर देंगे, या 40 से हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दोनों ही केस से हमको क्या पता चल जाएगा? दोनों ही केस से हमें पता चल जाएगा कि वो वेटेड एवरेज क्या है? 34 है। याद रखो हमने उस जब क्वेश्चन को सॉल्व किया था, लेट मी गो वंस अगेन स्टूडेंट्स। तो ये जब हम लोगों ने सॉल्व किया था ये क्वेश्चन, आज का क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन, तो ये 34 निकल कर आया था आंसर। यहाँ पे हम लोगों ने वेटेड ये मेथड लगाया, वेटेड एवरेज वाला, ठीक है। अब हम बैलेंस मेथड से अगर इसको करते हैं, तो बैलेंस मेथड से आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट ट्रस्ट मी जब खुद मैं करता हूं तो सिर्फ अगर कोई टिपिकल कैलकुलेशन भी आता है तो सिर्फ इतना करूंगा, अपनी नोटबुक में खाली इतना लिखता हूं और जल्दी से आंसर निकल कर आ जाता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आइडिया क्लियर होगा, ओके। एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आइडिया क्लियर होगा। जैसे प्लीज एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो सब कोई। मैं वापस से आपको उस स्लाइड पे ले जाऊंगा, वापस से उस स्लाइड पे ले जाऊंगा। इसका शॉर्ट में अभी अपने कॉपी में क्या लिख लेना है हम लोगों को? देखिए, तो बेसिकली हमें अपनी कॉपी में क्या करना है कि यहाँ पे पहले तो हम वो नंबर्स वगैरह रख लेते हैं ना, ऊपर हम क्या लिखते हैं? नंबर्स को लिखते हैं। तो ऊपर नंबर को लिख दीजिए, यहाँ पे पहले क्लास का 63 स्टूडेंट है और उनका एवरेज है 32। सेकेंड में क्या है? ऊपर 21 स्टूडेंट्स है और उनका एवरेज है 44। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे कंबाइंड एवरेज पूछा गया है। तो कंबाइंड एवरेज तो स्टूडेंट यही कहीं पे आएगा, कंबाइंड एवरेज यही कहीं पे आएगा, क्योंकि ये मेरा नंबर्स का लाइन होता है। ऊपर हम नंबर्स को लिखते हैं, नीचे हम एवरेजेस को लिखते हैं, ठीक है। तो वापस से मैं ले जाता हूं आपको स्लाइड के ऊपर। स्लाइड क्या कहता है? स्लाइड कह रहा है सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है कि आप पहले उस लाइन के ऊपर, बार के ऊपर उसको अरेंज कर लो, नंबर्स को अरेंज कर लो। फिर स्टेप 1 बोला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वेट्स। रेशियो ऑफ द वेट्स मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या हो गया अंकित? बार बार आपका कैमरा क्यों ऑन हो रहा है? अगली बार ऑन हुआ तो आई रिमूव यू फ्रॉम द सेशन। सो अब यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, तो यहाँ पे स्टेप 1 के हिसाब से हमको क्या करना है? स्टेप 1 के हिसाब से हमको 63/21 कैलकुलेट करना है। 63/21 कितना होता है? 63/21 कितना होता है? 3:1 होता है कि नहीं? 3:1 होता है। तो अगर ये 3:1 होता है तो आपको क्या करना है? आपको पलट के नीचे लिखना है। स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है कि उसी रेशियो को पलट के नीचे लिख दीजिए। तो पलट के नीचे लिखोगे तो कितना बन जाएगा? 1:3। सत्यम, इज दिस क्लियर नाउ? जो भी ऊपर आपने रेशियो कैलकुलेट किया है उसको पलट के नीचे लिखना आता है। सक्षम, सॉरी सक्षम, सक्षम, आर यू गेटिंग दिस? First step, you calculate the ratio of the number of students. Second step, you just reverse the ratio. अब आपको रिवर्स करने के बाद क्या होता है? ये जो गैप दिख रहा है, स्टेप 3 क्या बोल रहा है? स्टेप 3 पे चलते हैं ना एक बार। स्टेप 3 कह रहा है स्प्लिट द डिस्टेंस बिटवीन द एवरेजेस इन द रेशियो 2:3। ये 2:3 क्या है? दिस इज व्हाट यू गॉट इन स्टेप 2। ये स्टेप 2 के बाद जो रेशियो आया है, कह रहा है कि जो दोनों एवरेजेस के बीच में जो गैप है उसको उसी में डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। सो अगर आप
32 से 44, 32 से 44 कितना का गैप हो गया? 32 से 44 कितना का गैप हो गया? गैप हो गया 12 का, गैप हो गया 12 का। 44 माइनस 32, तो अब ये 44 माइनस 32 को आपको डिवाइड करना है किस रेशियो में? आपको इसको डिवाइड करना है 1:3 में। 1:3 में डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? कितना पार्ट बनेगा? 1 + 3 4। तो 12 को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 12 को अगर हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना निकल कर आएगा? हर पार्ट का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3 निकल कर आएगा और यहाँ पे 9 निकल कर आएगा। तो अब या तो आप छोटे वाले नंबर में 3 ऐड कर दो या बड़े वाले नंबर से 9 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखिए अगर हम 32 में 3 ऐड कर देते हैं, 32 में 3 ऐड कर देते हैं तो हमको 35 मिल रहा है, या फिर अगर हम 44 में 9 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो भी हमको 35 ही मिलेगा। तो दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चीज कर सकते हो। आर यू गेटिंग द फील? समझ में आ रहा है क्या? Most of you have done it correct, but tell me if it is right. थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ये माइंड में भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। टेल मी। अच्छा समझ में आया तो एक बार जल्दी से यस पे क्लिक करो, नहीं समझ में आया नो पे क्लिक करो। यस और नो का बटन पता है ना? हरी अप गाइस, पिछले 40-45 मिनट से आई एम टॉकिंग कॉन्स्टेंटली। आई नीड टू नो एग्जैक्टली समझ में आया कि नहीं। अभी 28 लोगों ने यस पे क्लिक किया, नो पे अभी तक किसी ने क्लिक नहीं किया। 32 हो गए। ओके अच्छा मैसेजेस में भी आए यार, 8-9 मैसेजेस आ गए। चलिए ग्रेट यार, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्सेज। बढ़ते हैं आगे फिर। अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना। अब ये देखो ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब ये समझ ही रहे हो, जो मेरे स्टूडेंट हो तो जानते हैं मेरी ये गंदी हैंड राइटिंग है ये। तो स्टेप 1 रेशियो ऑफ वेट्स 63:21, 3:1 हो गया। स्टेप 2 में रेशियो को पलट दिया, ठीक है। उसके बाद वही डंडे बनाए, ये यहाँ पे शुभम हैंड रेस किए होते क्या बताइए? सर वो गलती से हो गया। अच्छा सो अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट 32, 63, 44, 21। अब इनके बीच में गैप है 12 का, तो 12 इज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:3। तो वही 1:3 मतलब 3 या 9 हो गया, तो 32 + 3 और 44 - 9। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अच्छा रुको रुको रुको, कितना टाइम हो रहा है? It's 3:43। एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, आप उसको सॉल्व करना वेटेड एवरेज से। एक्चुअली अब मैं नए कॉन्सेप्ट पे आ रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट है अगला वाला। तब तक एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ। तो 36 देखते ही आप लोग के दिमाग में फिर वो आ रहा होगा, है ना? 12 students, average let's say is 62, and 18 students, average is let's say 82। ठीक है, क्या किया मैंने? मैं कह रहा हूं कि हमारे पास दो क्लास है, क्लास ए उसके में 12 बच्चे हैं, एवरेज है 62 का। सेकेंड इज क्लास बी जिनमें 18 बच्चे हैं, एवरेज है 82 का। चलिए विदाउट पेन एंड पेपर कोशिश करो कंबाइंड एवरेज निकालने का। मैं एक काम करता हूं, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे वो डंडे वंडे बना देता हूं, ठीक है। तो जो भी देखना स्क्रीन पे देखो, 12 स्टूडेंट एवरेज 62, 18 स्टूडेंट एवरेज 82। तो देखो सारे डंडे वंडे यही बना दिए। अब आप स्क्रीन पे देख के वेरी गुड वेरी गुड, लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। अब पूर्वा आंसर सही है, दिवेश आंसर सही है, शुभम आंसर करेक्ट, अनुराग गलत, अमृत गलत। गाइस एक तो सिंपल सा लॉजिकल देखो, इन दोनों का एवरेज है 72, 62 और 82 का एवरेज है 72। अब क्योंकि क्लास बी के बच्चे ज्यादा है, लॉजिकली अगर देखोगे क्लास बी के बच्चे ज्यादा है, तो ऑब्वियसली हमारा जो कंबाइंड एवरेज होगा वो 82 के ज्यादा पास होगा एज कंपेयर टू 62, है ना। कंबाइंड एवरेज
82 के ज्यादा पास में होगा एज कंपेयर टू 62। तो 82 और 62 का जो मिड पॉइंट है, दैट मिड पॉइंट इज 72। तो किसी का भी आंसर 72 या 72 से नीचे तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज 72 या 72 से नीचे होने का मतलब उस तरफ वजन ज्यादा होगा। लेकिन क्लास ए में बच्चे कम है, क्लास बी में बच्चे ज्यादा है, तो जिस साइड बच्चे ज्यादा होते हैं ना, जिस साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे, कंबाइंड एवरेज उसकी तरफ ज्यादा होगा। आन्या प्लीज टेक आंसर में थोड़ी गलती है। शुभम, दोनों शुभम करेक्ट आंसर, शिखर करेक्ट, अमृत गलत है, कंगना नाउ इट्स करेक्ट, ओम सहाय करेक्ट आंसर, अंशु करेक्ट, स्मृति करेक्ट, सक्षम थोड़ी सी गलती है, शानवी करेक्ट, बादल करेक्ट, मिष्टी कान पकड़ूंगा 111 लिखा कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज आप बताइए, एक क्लास में टेस्ट हुआ था 100 नंबर का और वहां पे एवरेज आया 62 का, दूसरे क्लास में टेस्ट हुआ उसमें एवरेज आया 82 का, कंबाइंड एवरेज 111 कैसे? चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कौन बताएगा? रेज हैंड करो, कौन बताना चाहेगा पहला स्टेप क्या है यहाँ पे? मैं फिर सिलेक्ट करूंगा। सबसे पहले कंगना ने वैसे हैंड रेज किया तो थोड़ा बनता है ना, सुन के जिसने रिस्पॉन्ड किया। यस कंगना बताइए। पहले हम प्लॉट किए हैं तो इसे हम इसका ये रेशियो निकालेंगे। किसका रेशियो? 12/18 का। इसका नहीं क्या? नहीं, तो नंबर्स का क्योंकि हम निकालते हैं नंबर्स का। तो 12:18 दोनों 6 से डिवाइड होता है। यस, 2/3 आएगा। हाँ, फिर क्या करते हैं हम लोग? चलो अब मत बताओ, नेक्स्ट कोई और से पूछो। ऐसा है। और कौन कौन है? टॉपिक, अरे अगला पार्ट बताना है तो हैंड डाउन कर लिया इन लोगों ने। सर 3:2। हाँ दिवेश, तो ये नीचे हो गया 3:2, राइट? ओके, अब कौन है जो एकदम चुप बैठा हुआ है? साहिल, क्या हो गया साहिल, आज बड़ा शांत? इट्स ओके मिष्टी, टेल मी द करेक्ट आंसर। साहिल आज ही बड़ा शांत है। यस सर। क्या हो गया, सो रहे हो क्या? नहीं सर, बुखार हुआ है। अच्छा अच्छा, चलो रेस्ट करो। आंसर बता सकते हो वैसे? नो सर। चलो, अपूर्वा बताइए। यस सर। सर अब 62 और 82 के बीच में जितना गैप है उसको 3:2 के रेशियो में ब्रेक कर देंगे। ओके, तो गैप कितने का है? 20। तो 3:2 को में हम ब्रेक करेंगे तो 12 और 8 होगा। एग्जैक्टली। तो गाइस जब 20 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो 3 + 2 हो गया 5। तो 20 को जब हम 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? हर पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 4। ठीक है, हर पार्ट का वैल्यू आ जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी 4 3 12 एंड दिस विल बी 4 2 8, राइट? तो अब छोटे वाले नंबर में या तो 12 ऐड कर दो या बड़े वाले नंबर से 8 सब्ट्रैक्ट कर दो। मान लो कि इस बार मैं 82 में से 8 सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा 74। आया समझ में सबको प्रोसेस? ठीक है अंकित, गाइस प्रोसेस समझ में आया है कि नहीं? क्या ये उस मेथड से कंपैरेटिवली थोड़ा इजी है? थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो नहीं लगता है कि टाइम हम यहाँ पे सेव कर पाएंगे? यस टॉपिक। सर वो 12 और 8 कहाँ से आया? 12 और 8 कहाँ से आया? देखिए स्टेप 3 क्या होता है टॉपिक, एक बार बताओ, खुद अनम्यूट करो। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं बताइए? टॉपिक एक बार अनम्यूट करो। यस सर। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं? सर दोनों का जो कंबाइन किसमें होता है उसको देखते हैं। नहीं, जो गैप होता है। अब ये जो 62 से 82 तक गया है तो ये कितना का गैप है? 20 का गैप है। तो अब आप क्या करोगे? आप 20 को डिवाइड करना है किस रेशियो में? डिवाइड 20
इन 3:2। ठीक है, तो 20 को हम अब 3:2 में डिवाइड करेंगे। तो कैसे डिवाइड करोगे, जो मैंने अभी लॉजिक बताया, 20 को क्या करोगे 3 + 2 पार्ट्स, तो कितने हो गए ये 5 पार्ट्स हो गए। तो 20 को अगर हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हर पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हर पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, हर पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 4। तो एक पार्ट का अगर वैल्यू हो गया 4, तो जो हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो ये कितना बन जाएगा 3 4 12। अब ऐसे ही हो गया ना कि 20 रुपए को 3:2 में डिवाइड करना है। अब क्योंकि एक पार्ट का वैल्यू हमने 4 बना दिया है, ठीक है। हु इज दिस? अपराजिता, प्लीज स्विच ऑफ योर कैमरा। सो 3:2 में हमने डिवाइड कर लिया है। सो 3 पार्ट के बन गए 12 रुपए और 2 पार्ट के बन गए 8 रुपए। ओके, तो 62 + 12 becomes 74, या फिर 82 - 8 becomes 74। I hope this is clear to everyone. Yes, हमेशा इनवर्स रेशियो में गैप को ब्रेक करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? बिकॉज एवरेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बीच में रिलेशन क्या है? एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं? क्लास 8 में एक चैप्टर होता था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अपूर्वा, शुभम, इन लोगों को याद होगा, ओम को, राइट? तो बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? एक चीज बढ़ा तो दूसरा घट जाता है, एक चीज बढ़ा तो दूसरा घट जाता है। तो इसीलिए जब हमने रेशियो कैलकुलेट किया तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो कैलकुलेट किया और उसी को पलट के हमने नीचे लिखा, उसी को पलट के हमने नीचे लिखा। ठीक है, तो कितने कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखे एवरेज में? एक देखा था हमने पिछले क्लास में डेविएशन मेथड, एक हमने कुछ फॉर्मूलाज याद किए थे डायरेक्ट अगर कभी कोई क्वेश्चन आ गया उसके लिए। आज हमने देखा है अभी बैलेंस मेथड, एक और है चेंज इन एवरेज। अगेन मेरा टारगेट क्या होता है कि स्टूडेंट्स आप लोग बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पूरे चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई कहूत नहीं होगा अभी। अब कहूत होगा जब मैं पूरा एवरेजेस खत्म करा दूंगा तब। तो देखिए स्टूडेंट, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो। आई विल गिव यू 1 मिनट। पोल शुरू कर देता हूं साथ ही साथ। पोल में मार्क कीजिए आपको जो भी आंसर सही लगता है। चालीस सेकेंड हो गए, 20 सेकेंड बचे हुए हैं। सो आई एम एंडिंग द पोल। 1 मिनट हो गया। रिजल्ट एक बार देख लीजिए आपके स्क्रीन पे। 24 लोगों ने पोल में पार्टिसिपेट किया। 15 लोगों ने कहा है ऑप्शन बी, 4 लोगों ने कहा है ऑप्शन ए और 5 लोगों ने कहा है ऑप्शन सी। नाउ अब अगले 10 मिनट तक कोई हिलेगा नहीं अगर आप विदाउट पेन एंड पेपर इस सब क्वेश्चंस को करना चाहते हो। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं यूजुअल मेथड से। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं यूजुअल मेथड से। आई थिंक सॉल्यूशन डाला हुआ है क्या मैंने? यस, सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो ये जनरल मेथड हो गया। जनरल मेथड के अकॉर्डिंग हमारे को क्वेश्चन में दिया था कि 5 लोगों का एवरेज है 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 5। 5 लोगों का एवरेज 30 मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो गई। तो वहां पे हमने सम कैलकुलेट कर लिया, उन 5 लोगों का सम कैलकुलेट कर लिया। कितना हो गया? 30 × 5 150। तो ये उन 5 लोगों का सम निकल कर आ गया। क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक बार दोबारा क्वेश्चन पे जाए तो एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट मार्क्स इज 30, मतलब 5 बच्चों के जब मार्क्स का एवरेज निकाला गया था तो आया 30। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ वन स्टूडेंट हैविंग 90 मार्क्स इज एडेड टू द टीम। अब अगर उस टीम में हमने एक ऐसे बच्चे को डाला जिसने 90 नंबर स्कोर किया था उस टेस्ट में, तो अब उसके कारण कंबाइंड एवरेज में क्या इफेक्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, पहले 5 बच्चों का एवरेज कैलकुलेट हुआ था, अब 6 बच्चों का होगा। तो 6 बच्चों के लिए हम पहले क्या निकालेंगे? सम निकालना पड़ेगा। पहले हमें सम निकालना पड़ेगा। तो 5 बच्चों का सम कितना था? 150 निकल कर आया। अब जब बाहर से जो बच्चा आया जिसने 90 स्कोर किया था, तो अब जो नया ग्रुप बना 6 बच्चों का, उस नए ग्रुप में 150 तो पहले से स्कोर था
और उसमें 90 ऐड हो गया, तो अब आपका 6 लोगों का टोटल सम कितना हो जाएगा? 150 प्लस 90, 150 प्लस 90 विच इज 240। ठीक है, व्हाट इज दिस 240? ये जो नया ग्रुप बना ना 6 लोगों का, उनका सम है। तो अब अगर आप इस नए ग्रुप का एवरेज निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 240 अपॉन 6 करोगे, तो वहां से मुझे वैल्यू मिल गया 40। ठीक है, ये हमारा जनरल मेथड है। जिसने भी सॉल्व किया होगा भी इसको इस तरीके से सॉल्व किया होगा कि पहले 5 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है 30, तो वहां पे 150 हो गया सम, मतलब पांचों बच्चों ने जितना भी स्कोर किया था उनको ऐड करोगे तो टोटल सम निकल कर आ गया 150। अब बाहर से एक स्टूडेंट आया, वो हमारे ग्रुप में ऐड हो गया, हमारा स्कोर ऑलरेडी ग्रुप का था 150 का, उसका 90 नंबर जब ऐड हो गया हमारे ग्रुप में तो बन गया 240। तो अब 240 हमारे ग्रुप का टोटल हो गया। अब हम अपने ग्रुप का एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उसके कारण हो जाएगा 240 अपॉन 6, जो मिलेगा मुझे 40। 240 अपॉन 6 जिसके कारण मुझे मिलेगा 40। क्या जनरल मेथड में कोई दिक्कत है किसी को? जनरल मेथड में कोई दिक्कत? मान लो अगर वो ट्रिक समझा रहा हूं नहीं समझ में आया तो भी जनरल मेथड से आंसर आ जाना चाहिए ना। तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनीवन? एनी प्रॉब्लम हियर? नहीं, ग्रेट। तो बढ़ते हैं फिर आगे। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। ये ट्रिक का नाम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, ये ट्रिक का नाम है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसको समझने से पहले एक सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से। अगर मान लो कि आपके 5 दोस्त थे, यस यू कैन यूज एनी मेथड, ट्रिक तो हम बस अपना टाइम बचाने के लिए करते हैं ना। अब सोचो एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि आपके ग्रुप में 5 लोग थे और मैंने आप लोगों का टेस्ट लिया, आप लोगों ने स्कोर किया 30, आपके ग्रुप का एवरेज स्कोर था 30। अब अगर मैं बाहर से एक बच्चे को भेजता हूं आप ही के ग्रुप में और उसका भी स्कोर 30 था, तो जो आपका नया ग्रुप बनेगा 6 लोगों का, तो उस नए ग्रुप में क्या ओवरऑल एवरेज में कोई चेंज आएगा? ओवरऑल एवरेज में कोई चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं इसी मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि 5 लोगों का एवरेज था 30। अब मैंने बोला कि एक 6th स्टूडेंट है, वो 6th स्टूडेंट का स्कोर भी है 30। मैं आपसे A6 पूछ रहा हूं, 6 लोगों का एवरेज पूछ रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप ये सारी चीजें सेम फॉलो करोगे, यहाँ पे जब हमने सम 6 निकाला था, सम 6 निकालने के टाइम पे हमने 150 में 90 ऐड किया था, तो यहाँ पे सम 6 निकालने के लिए आप क्या करोगे? 150 में 30 ऐड करोगे ना, क्योंकि अब 150 में 30 नंबर ऐड हो रहा है तो 180 हो गया। तो 180 अपॉन 6 कितना हुआ? 180 अपॉन 6 हमारा 30 निकल कर आया। तो क्या दिखा आपको? आपको दिखा ना कि चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। लॉजिक जानते हो क्या? अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर से समझे, इतना मतलब इन डेप्थ नहीं जाना है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या करते हैं हम लोग? ऑल द प्रॉब्लम्स इन दिस कॉन्सेप्ट आर सॉल्व्ड बाय अज्यूमिंग all the values as average itself। तो ये मेथड का सिर्फ और सिर्फ एक फंडा है। वो फंडा क्या है कि अगर एक ग्रुप का एवरेज है 30 और उस ग्रुप में 5 लोग हैं, तो ये मान लीजिए कि हर एक स्टूडेंट ने 30 नंबर ही स्कोर किया था। अगर हर एक स्टूडेंट ने 30 नंबर ही स्कोर किया था तो पूरा एवरेज उसके कारण क्या बन जाएगा? पूरा एवरेज भी 30 ही रहेगा। चेंज होगा क्या? चेंज होगा क्या? अगर आप यहां ऐड करोगे तो 30 5 बार लिखे तो 150 बन गया। 150 अपॉन 5 कितना? 150 अपॉन 5 30 ही तो हो रहा है। 150 अपॉन 5 तो 30 ही हो रहा है। तो ये जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, इस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपको यहां पे अज्यूम करके चलना है कि जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे के सारे वैल्यूज खुद एवरेज ही है। तो अगर क्लास में बोला हुआ 10 बच्चे थे, उन 10 का एवरेज आया 45, तो मान लीजिएगा कि उसमें हर एक बच्चे ने कितना स्कोर किया है? हर एक बच्चे ने 45 नंबर ही स्कोर किया है। ठीक है, अब देखो अगला लाइन पढ़ो, अगला लाइन पढ़ो। इफ द न्यू एवरेज इज आल्सो 30, अगर नया एवरेज इफ द न्यू मार्क इज आल्सो 30, तो अब बाहर से जो बच्चा आ रहा है अगर वो भी 30 नंबर लेकर ही आ रहा है, देन द एवरेज विल रिमेन द सेम। तो उससे हमें एवरेज पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, राइट? तो उसके कारण हमारा नया एवरेज क्या रहेगा? हमारा नया एवरेज फिर से 30 ही रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में जो नया बच्चा आ रहा है, क्या वो 30 नंबर लेकर आ रहा है?
नया बच्चा कितना नंबर लेकर आ रहा है? नया बच्चा लेकर आ रहा है 90 नंबर, ठीक है, नया बच्चा लेकर आ रहा है 90 मार्क्स। तो आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि जो एवरेज में चेंज आएगा, अगर वो 30 लेकर आता तो एवरेज चेंज नहीं होता, लेकिन वो कितना लेकर आ रहा है? वो लेकर आ रहा है 90 नंबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि 30 होता तो चेंज नहीं हुआ, 90 में चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि 90 में बट द एक्स्ट्रा न्यू मार्क इज 90। असली जो नया नंबर आ रहा है वो 30 नहीं था, वो 90 था, विच मीन्स एक्स्ट्रा 60 इज एडेड टू द वैल्यू। तो इससे हम ये कह सकते हैं ना कि जो 90 नंबर आया उसमें से 30 तो उस सीक्वेंस में अरेंज हो गया, 30 आपका उस सीक्वेंस में अरेंज हो गया, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू आया 60, जो एक्स्ट्रा वैल्यू आया 60, वो 60 क्या हो जाएगा? वो 60 के कारण ही हमारा एवरेज में चेंज होगा, उस 60 के कारण ही एवरेज में चेंज होगा। तो अब आपको क्या करना है? डिवाइड द एक्स्ट्रा वैल्यू इक्वली। जो एक्स्ट्रा आया है उसको सब में बराबर बांट दो, सब में बराबर बांट दो। कितने लोग हो गए थे? 6 लोग हो गए थे। 6 लोग में अगर आप 60 को बराबर बांटना चाहते हो तो सबको कितना देना पड़ेगा? सबको 10-10 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसके कारण आपका ये जो +10 आएगा ना स्टूडेंट्स, ये +10 आपका चेंज इन एवरेज आ गया। ये +10 क्या आ गया? आपका चेंज इन एवरेज आ गया। तो इस मेथड से कहीं ना कहीं हम क्या निकाल लेते हैं? इस मेथड से हम चेंज इन एवरेज निकालते हैं। अब क्योंकि हमारा पुराना एवरेज था 30, उसमें हम इस नए एवरेज को ऐड करेंगे तो 30 + 10 कितना हो जाएगा? 30 + 10 हो जाएगा 40। 30 + 10 हो जाएगा 40। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन भी करेंगे, तो घबराना मत बिल्कुल भी। क्या करना है? क्लास में एवरेज दिया हुआ था 30, तो हमने मान लिया कि उन 5 बच्चों में हर एक बच्चे ने 30 नंबर स्कोर किया था, हर एक बच्चे ने 30 नंबर स्कोर किया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि बाहर से जो बच्चा आया, अगर वो भी 30 नंबर वाला होता तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होता, एवरेज में कोई चेंज नहीं होता। लेकिन बाहर से जो बच्चा आया वो 30 लेकर आया था? नहीं, 90 लेकर आया था। तो ये कह सकते हैं कि 90 में से 30 वो पुराना सीक्वेंस में अरेंज हो गया, और जो एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर आ रहा है, एक्स्ट्रा वैल्यू ला रहा है 60 रुपए का, वो 60 रुपए ही अब सब में डिवाइड होगा। अब अगर 60 रुपए अगर आप सब में बराबर डिवाइड करोगे तो 6 लोग थे, 6 में अगर 60 रुपए को बराबर डिवाइड करना है तो हर वैल्यू कितने की आएगी? हर वैल्यू बढ़नेगी 10 रुपए की। तो पहले एवरेज था 30 का, अब हर बच्चे पे 10-10 रुपए बढ़ गए, तो अब हर बच्चे के पास कितना आ गया? 40 रुपए आ गया। तो अगर हर बच्चे के पास अब 40 रुपए आ गए तो एवरेज कितना बन गया क्लास का? 40 बन गया। अब आपके दिमाग में अलग अलग सवाल आ रहा है, जैसे निहारिका पूछ रही है कि सर अगर 100 आता तो क्या करते? तो निहारिका देखो, अगर वो 100 लेकर आता, खुले आम से उसको बुलाना सबसे पहले तो, क्योंकि एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर आ रहा है, एक्स्ट्रा रुपए मिलेंगे। अब देखो कि 100 में से 30 तो अरेंज हो गया सीक्वेंस में, 70 जो एक्स्ट्रा था उस 70 को 6 में बराबर डिवाइड कर देना, 70 को 6 में बराबर डिवाइड कर देना, तो कितना हो जाएगा? ये कुछ फ्रैक्शन में निकल कर आएगा, यही होगा ना। अगर इसको डिवाइड करें तो 11 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4/667, 11.6766 के आसपास आएगा। तो अब ये कह सकते हैं हर एक बच्चे को 11 रुपए 66 पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो उस केस में आपका न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? उस केस में हमारा न्यू एवरेज हो जाएगा 30 + 11.66, तो बन गया 41.66। निहारिका पूछ रही है, कंगना पूछ रही है कि सर अगर वो सिर्फ 20 लेकर आता, अगर वो सिर्फ 20 लेकर आता, तो अब आप क्या देख सकते हो निहारिका कि अगर वो 30 लाता तो चेंज नहीं होता, लेकिन वो 20 लाया तो कितना कम लाया? कितना कम लाया? 10 रुपया कम लाया। 10 रुपया जो कम लाया उसके कारण चेंज होगा। तो अब आप क्या करोगे? -10/6 कर लेना। अब आप -10/6 कर लेना। आ रही है बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी -1.67। तो उस केस में आपका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा? 30 में से माइनस कर देना, ये वाला 30 में से इसको माइनस कर देना, कितना बन जाएगा? लगभग 28.33 बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? आ रहा मेथड समझ में? ये हाँ ना, कुछ तो करो। ठीक है, अब इसको 2-3 क्वेश्चंस करते हैं। जिन लोगों का कहीं पे क्लास है वो लीव कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसका। अब हम लोग सिर्फ 2 क्वेश्चंस करेंगे इसी के ऊपर, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। चलिए, तो गाइज अगेन मेरा रिक्वेस्ट होगा विदाउट पेन एंड पेपर कीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट होगा विदाउट पेन एंड पेपर कीजिएगा। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, पोल लॉन्च किया है,
विदाउट पेन एंड पेपर मेथड को लगाने की कोशिश करो। इसी के साथ एवरेज एक तरीके से खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब एनटीएससी में हमें अब बाकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना होगा, बट जो ट्रिक होते हैं ना, यही 3-4 ट्रिक है। बिना पेन और पेपर के ट्राई करना स्टूडेंट, जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक सॉल्व नहीं होगा। गैप देखो कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है। नहीं, 200 नंबर था उसके पास, क्लास का एवरेज है 50। इसको ऐसे देखिए कि 50 50 50 50। अब बाहर से जो बच्चा आया है वो कितना लेकर आ रहा था, 200 नंबर लेकर आ रहा था। तो मैं ये कह सकता हूं कि 200 में से 50 जो है वो सीक्वेंस में अरेंज हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा वैल्यू कितना लेकर आया, एक्स्ट्रा वैल्यू लेकर आया 200 में से 50 घटा दो ना, 150। तो अब क्या होने वाला है, ये 150 सब में बराबर बटेगा, कोई यहाँ पे छीनातानी नहीं होगा, सब में बराबर बटेगा, ठीक है। तो अगर आप 150 को 5 लोगों में बराबर बांटना चाहोगे तो कितना करके बटेगा, 30 करके बटेगा ना। तो 30 क्या हो गया आपका, चेंज इन एवरेज हो गया, और 30 चेंज इन एवरेज हो गया तो आपका न्यू एवरेज क्या बन जाएगा, 30 इज द न्यू एवरेज। ठीक है, 30 इज नॉट द न्यू एवरेज, 30 इज द चेंज इन एवरेज, या इंक्रीज इन एवरेज कह सकते हो। 30 इज द इंक्रीज इन एवरेज। तो इसलिए 50 का पहले 30 आ गया, अब तो 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80 हो गया। आ रही है बात समझ में ना सबको। यहाँ पे सॉल्यूशन डाला हुआ है, इनिशियल एवरेज 50, पूरा इंग्लिश लिखा है अच्छे से, न्यू वैल्यू 200, एक्स्ट्रा वैल्यू 200 minus 50 is 150 which needs to be divided among 5 students, thus giving an increase of 150 upon 50, 30 per student। तो नया एवरेज बन गया 50 प्लस 30 80। ओके, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा समझो। अब पिछला वाला में बच्चा आया था, अब आपने उस बच्चे को लात मार के निकाला है, तो देखो एवरेज में क्या चेंज होता है। पोल वापस से लॉन्च कर रहा हूं, ये लास्ट क्लास होगा, देन A1 स्टूडेंट्स मैं ब्रेक लूंगा, 4:30 बजे फिर वापस क्लास में आऊंगा, मैथ्स की क्लास में। एपी का रिवीजन कर लेना तब तक। पोल को रिलॉन्च कर रहा हूं। Okay, A2 students, we might have another NTEC class on Saturday. Timings confirmation आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ग्रुप पे बता देंगे हम लोग। अपूर्वा आपका आंसर दिखा था मेरे को। अपूर्वा आज ये मेथड अपने बहन को सिखाना, ठीक है। एक बार अगर आप उन्हें सिखा पाए ना तो ये मेथड आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा। उसे भी मजा आएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। हाँ अंकित, अभी आप लोगों का मैथ्स क्लास भी लूंगा 4:30 बजे। अच्छा, वो भी यही बैठी हुई है, अच्छा चलिए गाइस, 1 मिनट डन। 1 मिनट ज्यादा हो रहा है, 30 सेकेंड इज मैक्सिमम फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। रिजल्ट दिखाता हूं, क्या दिख रहा है। 9 लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया है, 6 लोगों ने ऑप्शन बी मार्क किया है, 4 ने ऑप्शन सी और 1 ने ऑप्शन डी। चलो रिजल्ट ऑफ आ जाओ। मैंने यहाँ पे अगेन एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ है, ठीक है, बट अभी मैं आपको यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। तो क्लास में 6 लोग थे, ठीक है, क्लास में 6 लोग थे, उनका एवरेज था 60। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं कि सबके पास 60-60 रुपए थे, है ना, सबके पास 60-60 रुपए थे, ये एजम्पशन हो गया।
अब लॉजिकली क्या देखोगे कि अगर आपने इसमें से इस बंदे को निकाल दिया, अगर जिस बंदे को निकाला वो उसके पास भी 60 रुपए है, और अगर हम उसे बाहर निकाल देते तो हमारा एवरेज पे कोई चेंज नहीं आता। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, आपने जिसको बाहर निकाला उसके पास कितनी वैल्यू है, आपने जिसको बाहर निकाला वो 110 रुपए लेके चला गया। 60 रुपए लेके जाता तो ग्रुप का एवरेज नहीं गड़बड़ाता, लेकिन वो 110 रुपए लेके चला गया। तो एक्स्ट्रा कितना लेके गया, एक्स्ट्रा 50 रुपया लेके गया। तो आपका कहीं ना कहीं वो जो -50 हुआ है ना, वो जो -50 हुआ है, अब ये जो चेंज आएगा वो उस -50 के कारण ही आएगा, जो ग्रुप में चेंज आएगा। और ये क्या हो गया, ये रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। तो अब आपके पास बचे 5 लोग, तो पांचों पे अब आपका डिक्रीज होने वाला है, पांचों पे आपका वैल्यू डिक्रीज होने वाला है। कितना कर करके डिक्रीज होगा, पांचों में अगर आप 50 रुपए का घटाव को बराबरली, मतलब ऐसे सोच लो कि सबसे 50 रुपए को बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो हम लोग 10 रुपया देते हैं। तो 50 रुपए अगर मेरे को टोटल लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे 10-10 रुपए निकालने पड़ेंगे, राइट? सबसे 10-10 रुपए निकालने पड़ेंगे कि नहीं? तो यहाँ -10, यहाँ -10, यहाँ -10, यही होगा लॉजिक। तो अल्टीमेटली मेरा कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा, मेरा कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा, पहले था 60, अब 10-10 करके घट गया, तो डिक्रीज इन एवरेज इज 10, तो 60 - 10 हो गया 50। इज दिस क्लियर? यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इनिशियल एवरेज इज 60, वैल्यू टेकन आउट इज 110, एक्स्ट्रा वैल्यू गोइंग आउट, जो एक्स्ट्रा वैल्यू बाहर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है 50 का। अब ये 50 जो है डिवाइड करना पड़ेगा 5 स्टूडेंट के बीच में, so does leading to a decrease of 10 per student, so the new average is 60 - 10, 50। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है जहां पे आप एक बच्चे को लेकर आए हो, एक हुआ जहां पे बच्चे को भेजे हो। तो जब बच्चे को लेकर आते हो तो ग्रुप में एक बच्चा, एक स्टूडेंट बढ़ जाता है, जब एक को भेजते हो तो एक स्टूडेंट कम हो जाता है। तीसरा केस क्या होगा, एक को भेजा और उसकी जगह पे दूसरा लेकर आ गए। ठीक है, सो 4:13 हो रहा है, आई नीड अ ब्रेक। क्या करे क्या करे, अरे ये स्लाइड मेरा गड़बड़ से यहाँ आ गया था तरीके। ओके, सो ये एक स्लाइड आई थिंक कहीं से मिसप्लेस हुआ है, अभी ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ये सबसे पहले जो 30 और 40 हुआ था ना, 30 से 40 हुआ था, वो वाला स्लाइड यहाँ आ गया है। नो इश्यूज, सो मैं यहीं पे फिर क्लास को एंड करता हूँ। ओके, 15 मिनट का ब्रेक, क्योंकि फिर मेरी क्लास है ये हमारे A1 वालों के साथ। सो इसी में आप देख सकते हो देयर आर क्वेश्चंस हियर, ध्यान से देखिए। इनफैक्ट मैंने इसमें सॉल्यूशन भी रखा हुआ है। ओके, एंड अल्टीमेटली ये सब आपके प्रैक्टिस के लिए, मैं ये सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस तरीके से रखा हुआ है कि आपको समझ में आएगा, एंड देन उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर। तो आपको आफ्टर द क्लास ये PDF मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना, गो थ्रू ऑल दीज। बहुत मेहनत किया मैंने इसके ऊपर, तो यहाँ बिल्कुल भी कुछ रहना नहीं चाहिए, ठीक है? चलो, सो इसी के साथ एंडिंग द सेशन। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। PDF अपलोड कर दूंगा, PDF अपलोड कर दूंगा, सबको मिलेगा, जितने लोग क्लास में आए सबको PDF मिलेगा यार, टेंशन नहीं है। फर्स्ट क्लास की PDF भी भिजवा देता हूँ जिनके पास नहीं है।